हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इचार्या पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का साइंस का सैंपल पेपर। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है और आपको पता है कि ये सैंपल पेपर कितना हेल्पफुल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो 80 नंबर का पेपर होता है, उस 80 नंबर में से 20 नंबर का एमसीक्यू रहता है ना। तो वो 20 नंबर एमसीक्यू जो होता है वो 80 का कितना परसेंट हुआ, 25%। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। आप समझ सकते हैं कि ये एमसीक्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो आइए आपको लेके चलते हैं। आज का पहला एमसीक्यू रहेगा। तो हम लोग पेपर को सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न का पेपर पूछा जा रहा है, कितने एमसीक्यू रहते हैं, सेक्शन ए में कितने सवाल रहते हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी और सेक्शन ई तक हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए, जहां पे एमसीक्यू होगा और बेहतरीन एमसीक्यू बहुत मजेदार तरह से हम लोग समझेंगे। हर ऑप्शन को हम लोग एनालाइज करेंगे और एक एमसीक्यू अंदर में 3-4 चीजों को सीख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। तो पहला सवाल आपके लिए है, दिया हुआ है क्या, पहला सवाल है आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें ज्यादा होता है? तो सबसे इसका पहला जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी, गैसेस में। गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब विसरण की दर जो सबसे ज्यादा होगी कहां, किसमें होगी? गैसों में होगी। क्योंकि जो गैस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन या तो विसरण। क्लियर है बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग वाटर। यहाँ पे क्या है, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करने करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वो कितना है? तो समझिए यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ 100 डिग्री, 120, 0 डिग्री और 120 डिग्री अबव दिया हुआ है। तो यहाँ पे 120 डिग्री अबव नहीं लगाना है और यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जैसे कि आपको पता है कि 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसी 100 डिग्री पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको पता गया कि द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट आपको पता है कि सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं नाइट्रियम। और नाइट्रियम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे एन ए, कैपिटल एन स्मॉल ए। ऑप्शन सी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी भी लगा देते हैं जो कि गलत है। बेटा दोनों कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल ए लगाना और कैपिटल एन लगाना। ठीक है, एन ए नाइट्रियम सोडियम का साइंटिफिक नेम होता है। क्लियर है बात को? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में द कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्लियर है? अब इसमें पूछा है कि जो आपने कॉमन सॉल्ट बनाया है, सोडियम क्लोराइड बनाया है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट चार्ज होंगे, कंस्टिट्यूएंट मतलब सोडियम क्लोराइड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? तो सोडियम से, क्लोरीन से। तो ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। तो इसको जो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? Na+ और Cl- मिलेगा। Na+ और Cl- मिलेगा। तो Cl- आपको यही बात है। तो यहां पूछा हुआ है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो किस तरह से होगा। तो जो आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा सोडियम आयन और नेगेटिवली चार्ज होगा आपका क्लोराइड आयन होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। और 5 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, जल्दी से आप देखें और इसका ऑप्शन खुद से लगाने की कोशिश करें। बाकी मैं तो हूं आपके लिए यहाँ पे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, 10 यहाँ पे 10 सब एटॉमिक पार्टिकल एंड देयर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। सब एटॉमिक पार्टिकल किसको कहते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो एटम के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है जहां पे आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और आउटर में क्या होता है? रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन।
तो हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस से करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन की बात भी यहाँ नहीं किया गया है। तो सेकेंड और थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन हम बी के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? ऑप्शन बी के पास चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14, कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है, उसका एटॉमिक नंबर 14 दिया हुआ है, तो उसमें पूछा हुआ क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो 14 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 14 को ब्रेक कर लेंगे तो 14 को क्या हो जाएगा आपका? 2, 8 और 4। तो 4 यहाँ पे क्या है आपके पास? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर है? अब हमें बताएंगे कि 14 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम क्या है, उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए पूछा यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? पूछा है जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर लोकेटेड होता है, इट मींस कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्लियर? बात आती है प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है। उसका रीजन पूछा है, तो ये रीजन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे कोशिका में पर्याप्त स्थान नहीं, इट मींस इसका यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब लार्ज साइज ऑफ द वैक्यूल। ऐसा इसलिए होता है कि जो वैक्यूल का साइज होता है प्लांट सेल में वो क्या होता है? बड़ा होता है। और वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, और इसी वजह से जो सेंटर में न्यूक्लियस ना होके वो कहां होता है? सेल वॉल के साइड में होता है। इसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है जेंथियम और पार्थेनियम। ठीक है? जेंथियम एंड पार्थेनियम किसके एग्जाम्पल हैं? यहाँ पे जेंथियम एंड पार्थेनियम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये दोनों क्या है? वीड्स हैं, खरपतवार है। तो वीड्स किसको कहते हैं? जो हमारे क्रॉप के साथ में अनवांटेड ग्रास प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं अनवांटेड ग्रास प्रोड्यूस को हम लोग वीड्स और खरपतवार कहते हैं। उसमें से ये आपका सबसे ज्यादा क्या नाम आता है आपके पास? जेंथियम एंड पार्थेनियम आता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? इट मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कार्टिलेज आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बोन आपका कार्टिलेज, बोन भी आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होता है वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू है। क्लियर? यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह के सवाल का जवाब आप एकदम चालाकी के साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। नॉट में आप जैसे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू बच्चे ब्लड लगा लेते हैं, या तो बोन लगा लेते हैं, या तो कार्टिलेज लगा लेते हैं, जबकि इसका सही जवाब क्या है? नॉट कनेक्टिव टिश्यू पूछा है, तो स्मूथ मसल इसका सही जवाब होगा। इट इज ए मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10th, और 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार इस फॉर्मूला पे आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल भी बहुत ही आप इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बनता है, और हर बार एक बार रिपीट हो रहा है सीबीएसई में क्लास 9th में साउंड चैप्टर में। इस फॉर्मूला पे जो अभी देखने जा रहे हैं हम लोग क्या है? द रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जो आपके स्पीड होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो बच्चे जब भी जाएं तो ये इस फॉर्मूले को देख के जाएं, क्योंकि आपके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो स्पीड पूछ लेगा, और स्पीड या तो वेवलेंथ दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी रहेगा। ये 3 दिया हुआ है, तीनों में से किसी 2 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, और आपको थर्ड वन निकालना होगा। क्लियर है बात को? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर। 11th में पूछा है कि कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर। कैटल हस्बेंड्री किसके लिए किया जाता है? पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे क्या? इंक्रीजिंग मीट प्रोडक्शन के लिए, ये भी सही है। और एग्रीकल्चर वर्क के लिए करते हैं, खेतों की जुताई वगैरह करने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही होगा। अंडे प्रोडक्शन के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए हम लोग
यहाँ पे कैटल हस्बेंड्री नहीं करते, उसके लिए हम लोग पोल्ट्री फार्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बातें, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्या, क्वेश्चन नंबर 12, और 12 आपके सामने दिया हुआ है क्या, नोट के बारे में, स्वर के बारे में आपको पूछा है, नोट के बारे में पूछा है कि नोट क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है नोट क्या होता है, नोट एक तरह का साउंड होता है जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर सवाल, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपके सामने यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट एक्सप्लेन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर कौन सा, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी में आपको पूछा है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो व्याख्या नहीं करता है। तो क्या व्याख्या नहीं करता है, क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, तो फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये बात सही है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जितने सारे प्लेनेट हैं, जितने सारे सैटेलाइट हैं, उनका जो मोशन है वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तो ये भी बात सही है। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, जो टाइड प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है, मून और सन की वजह से, ये भी बातें सही है। तो वॉल्केनो जो इरप्ट होते हैं, वॉल्केनो जो निकलते हैं जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात है, ऑप्शन डी, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्या, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में आप देखेंगे क्या, यहां पे दिया हुआ आपके पास इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये बातें आपको पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और एपिडर्मिस। तो आप यहां देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, विच इज नॉट एन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन कौन सा नहीं है, त्वरित गति कौन सा नहीं है। त्वरित मतलब एक्सिलरेटेड, जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर बार इंक्रीज कर जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी एक जैसा यूनिफॉर्मली, तो ये आपका एक्सिलरेटेड मोशन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट का मतलब ये होता है क्या होता है, स्थिर गति, ये भी आपके पास एक्सिलरेटेड मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चा, कि सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है ना। तो वो एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे आपके नॉट एक्सिलरेटेड मोशन पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस नॉट एक्सिलरेटेड मोशन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 16, और 16 में आपके यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है, समझेंगे बात को, इसके बाद हम लोग असर्शन और रीजन वाले भी सवाल करेंगे। तो यहाँ पूछा हुआ क्या, ए स्टूडेंट प्लेस्ड एन ऑनियन पार्शियली डिप्ड इन ए वाटर। वाटर में उसने ऑनियन को रखा पार्शियली, मतलब पूरी तरह से उसके अंदर डुबा के नहीं रखा है, ठीक है, डिप करके नहीं रखा है। आफ्टर फ्यू डेज सी ऑब्जर्व्ड द रूट व्हिच ग्रो इनसाइड दिस टिश्यू प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ दीज रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ओनियन को आप वाटर के अंदर में पार्शियली डिप करके रखेंगे तो कुछ दिन के अंदर में उनके अंदर रूट डेवलप हो जाएगा। तो ये रूट जो डेवलप होता है तो कौन सा टिश्यू की वजह से होता है, इसका सही जवाब होगा एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, चाहे तो स्टेम के टिप या तो रूट के टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है। इसके बाद सीबीएसई ने जैसा नया पैटर्न में आपको दिया हुआ है 17 से लेके 20 तक, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सवाल आते हैं बच्चे सोचते हैं कि सर इसको करना क्या है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा आप इसके लिए समझेंगे, थोड़ा मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा कि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 स्टेटमेंट रहेगा, जिसको एक को हम बोलेंगे असर्शन और दूसरे को बोलेंगे हम लोग रीजन। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन को पढ़कर और जो यहाँ पे बातें दिया हुआ है
कि जो दो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, फर्स्ट नंबर और ये आपके पास सेकंड नंबर, एक को असर्शन बोलेंगे ए और दूसरे को हम बोलेंगे रीजन आर। क्लियर है बात को यहां तक? यहां पे क्या बोला है कि यदि आपके पास ए ऑप्शन आपको टिक लगाना है, कब लगाना है ऑप्शन ए टिक? जब आपके पास बोथ ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और आर जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा आपका ए का, मतलब ए भी ट्रू, असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू। क्लियर? और जो आर है मतलब रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही जवाब है, तो आपको जाना ऑप्शन ए के पास। क्लियर है? फिर यहां पे दूसरा ऑप्शन बी कब लगाएंगे आप? जब ए ट्रू हो जाए और आर भी ट्रू है, असर्शन स्टेटमेंट 1 भी ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है, लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बी के पास जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ यहां पे क्या, सी आपको टिक लगाना है, सी आपको आंसर देना है। सी कब आंसर देंगे आप? जब ए आपका ट्रू हो जाए। क्या हो जाए? ए आपका ट्रू हो जाए, आर फॉल्स हो जाए। पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स, तो अब आपके जाना है ऑप्शन सी के पास। क्लियर है बात को? इसी तरह से आपका ए मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाए? फॉल्स, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाए? ट्रू, तब आपके पास तो आपको जाना है ऑप्शन डी के लिए जाना। क्लियर है बात को? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। असर्शन स्टेटमेंट 1 जिसको हम कह रहे हैं वो क्या दिया है? टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना? कि टिंडल इफेक्ट हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, कब देखते हैं? तो टिंडल इफेक्ट हम लोग जब देखते हैं जब कोई लाइट रेस पास हो रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन से। ये बात सही है गलत है? तो ये बातें बिल्कुल सही है, ठीक है ना? स्टेटमेंट 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। फिर बोलता है कि सेकंड में रीजन में द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये भी बातें हैं। बट कैन इजिली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, लेकिन इतना छोटे तो होते हैं लेकिन बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं? वो स्कैटर कर देते हैं। और बीम ऑफ लाइट को जब स्कैटर करते हैं और उनका पाथ विजिबल होता है, उसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब ए भी सही है और आपका आर भी सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए। ए इज राइट, आर इज राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बात को? तो ऑप्शन ए टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह के 4 सवाल होते हैं, है ना? चारों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया सिंपल पेपर में? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 18, और 18 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। 18 में क्वेश्चन नंबर कि लाइसोसोम आर नॉन एज क्लीनर ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम लोग क्या जानते हैं? क्लीनर ऑफ द सेल, सेल को क्लीन करने वाला, ठीक है ना? जो उसमें फॉरेन मटेरियल आ जाता है या तो कोई टॉक्सिक मटेरियल आता है उसको क्लीन करता है कौन? लाइसोसोम। वैसे इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, वो दूसरी बातें हैं। लाइसोसोम आर नॉन एज क्लीनर ऑफ द सेल। फिर क्या बोलता है कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम आर पावरफुल इनफ टू ब्रेक डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। मतलब लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। बातें सही है, तभी तो क्लीन कर पाएगा, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर में। तो ऑप्शन ए भी यहां सही है, आर भी सही है। आर ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, और पावरफुल एंजाइम होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट या तो क्लीन हो जाते हैं। इसके लिए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए। क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पूछा है ए शार्प एक्स कट स्विफ्टली। जो आप देखोगे जो पेड़ों को काटा जाता है उसको क्या बोला जाता है? एक्स बोला जाता है ना? एक्स जो होता है वो पेड़ को बहुत आसानी से काट देता है। क्या करता है? क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है? बहुत शार्प होता है। क्लियर है? द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। मतलब जो यहाँ पे दूसरी बात है क्या है? थ्रस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो ये थ्रस्ट जो होता है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? एरिया के ऊपर, जिसके ऊपर ये थ्रस्ट एक्ट कर रहा होता है। तो आप समझिए कि आप एक ब्लेड से
क्या ट्री को कट कर सकते हैं शार्प? अच्छा, वहीं पे आपने एक यहाँ पे क्या किया, आपने एक्स की बात करते हैं तो एक्स है एक ट्री को कट करता है एकदम स्विफ्टली, और आपके पास जो थ्रस्ट है वो कह रहा है कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो थ्रस्ट बराबर क्या होता है आपके पास, थ्रस्ट बराबर होता है फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया। ये क्या होता है आपके पास, थ्रस्ट की फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जितना एरिया कम रहेगा, जितना शार्पनेस रहेगा, उतना ज्यादा थ्रस्ट लगेगा। एरिया कम तो थ्रस्ट ज्यादा, ये बातें सही है। तो इसीलिए कहते हैं जो आपका जो एक्स होता है उसका आगे फ्रंट पार्ट जो होता है उसको शार्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शार्प बनाते हैं, तेज बनाते हैं, जिससे वो आसानी से कट कर सकता है। तो इसके लिए भी क्या है, ऑप्शन ये सही है, और ऑप्शन आर भी इसका क्या होगा, सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये टिक लगाएंगे। असर्जन भी सही, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए के पास जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में आपके पास दिया हुआ है क्या, 20 में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप। आपको पता है जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनवांटेड एक तरह से कह सकते हो ग्रास होते हैं, जो क्रॉप के साथ में क्या होते हैं, उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ये हार्मफुल होते हैं किसके लिए, क्रॉप के लिए होते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं इन द फील्ड कंपीट फॉर द न्यूट्रिशन विद द क्रॉप। मतलब जो न्यूट्रिशन हमें क्रॉप को चाहिए वो न्यूट्रिशन लेके चले जाते हैं कौन, वीड्स। कौन ले चले जाते हैं, वीड्स। इसीलिए क्रॉप के लिए ये हार्मफुल होती है। बात क्लियर है। तो ये असर्शन आपका सही, रीजन भी आपका सही, और रीजन जो है वो असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के चले जाएंगे, वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप, व्हाई, बिकॉज अनवांटेड प्लांट जिसको वीड कहते हैं और फील्ड वो क्या करते हैं, कंपीट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, किसको, क्रॉप के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो चलिए, आपने सेक्शन ए को देखा और ए के एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझा, और सारे एमसीक्यू के साथ साथ में उसके साथ जो ऑप्शन थे उसके मीनिंग को भी समझा। तो अब लेके आपके सामने आए हुए हैं सैंपल पेपर का सेक्शन बी, और सेक्शन बी स्टार्ट होता है 21 से, और क्वेश्चन होंगे 21 से लेके 26 तक। तो हम लोग देखेंगे 21 से 26 तक, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में आपको क्या पूछा है तो देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज टू 303 डिग्री केल्विन, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 303 केल्विन दिया हुआ है। आपको इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं 273, और यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपने 303 केल्विन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसी का बी पार्ट में आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर, 303 केल्विन पे कह लो या तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कह लो, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो वाटर इस टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। जैसा कि आपको पता है 30 डिग्री क्या होता है, नियर अबाउट रूम टेम्परेचर होता है। क्लियर है। तो बी का सही जवाब हो जाएगा क्या, लिक्विड स्टेट, और ए का सही जवाब होगा 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके सामने है। देखेंगे यहां पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन 22 में, A student write the electronic configuration of an atom having the atomic number 16 as 6 to 8. Is it correct? Explain. तो 16 एटॉमिक नंबर है, तो 16 एटॉमिक नंबर है, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, के, एल और एम सेल का यूज करेंगे। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है कितना, 2। एल में कितना रह सकता है, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, और जो बच गया वो कहां चला जाएगा, एम सेल में जाएगा, तीसरे सेल में जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6। तो सही जवाब इसका क्या होगा, 2, 8, 6। जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, 6 to 8। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, गलत है। आप उसको क्या लिखोगे, 16 को 2, 8 और 6 लिखोगे,
और सही करके बताओगे, साथ में लिखोगे गिवन एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग, ठीक है ना। और बी पार्ट, इसमें बी पार्ट भी दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एल सेल, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरा रखा गया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसका सही जवाब क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है। के में मैक्सिमम 2, एल में 8 और एम में कितना, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, तो एल सेल में होगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा 23, और 23 में भी इसी तरह से एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है, ए और बी। तो यहां पे देखें क्या पूछा हुआ है, एक आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इस फिगर में आपको बताया गया है क्या, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल्स एंड द पार्टिकल्स आर, आर को भी बताना है, और ये पूरे जो और डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है। तो जब आप सेल में देखेंगे तो पूरा जो डायग्राम ये दिए रखा है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर में, डायग्राम के अंदर में R से डिनोट जो प्लेस किया गया है, ये जो R है, वो जो बीच बीच में R जो से दिया गया है, ये क्या है, राइबोसोम है। क्या है ये, राइबोसोम है। क्लियर, राइबोसोम ये दिया हो गया है। तो यहां पूछा क्या, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल्स एंड द पार्टिकल आर, तो आपने पूरे ऑर्गेनेल्स को का नाम दिया है ER, ठीक है। और ये अटैच्ड होता है किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, किसके साथ में अटैच होता है, न्यूक्लियस के साथ में अटैच्ड होता है। और जो ये राइबोसोम है, उनके बीच बीच में जो पार्ट है वो क्या है, ER जो है उसके बीच का पार्ट क्या है, राइबोसोम है। बोला हुआ है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ R, और R का मेन फंक्शन बी पार्ट में पूछा हुआ है, तो इसका मेन फंक्शन है टू सिंथेसिस प्रोटीन। ये जो राइबोसोम है किसका काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, तो टू सिंथेसिस प्रोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 24 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाइल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ 10 मीटर व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 टर्न्स। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ पे टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो दे रखा है, मतलब इसका सरकमफेरेंस दे रखा है 2 पाई r, वो कितना दे रखा है 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक ये मतलब पाथ है, उसमें इन्होंने 15 टर्न्स 15 बार घुमा है। तो 15 बार इन्होंने जो घुमा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे 15 इंटू 10 मीन्स 150 मीटर हो जाएगा। जबकि मान लो ए से चलना शुरू किया होगा, यहाँ पे क्या है ए, और फिर से घूमकर जब ए पे आया कितना ट्रेवल किया 10 मीटर, तो डिस्टेंस तो काउंट हो जाएगा, लेकिन एक टर्न्स में, एक रोटेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0। इस तरह से 15 टर्न्स में, 15 टर्न्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना होगा 150 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो क्या होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू 150 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग विल यू यूज टू पुट वाटर इन इट ड्यूरिंग समर सीजन एंड व्हाई। मतलब आपके पास 2 पोट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक है क्ले पोट और ये है ग्लास पोट। आपको बोला कि गर्मी के दिनों में आप कौन सा पोट का यूज करेंगे और क्यों करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते थे, क्ले पोट का यूज करते हैं, एक मटका के यूज करते हैं, मटका में पानी रखते हैं ना, किसके लिए रखते हैं, वाटर को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि हमने क्ले पोट का यूज करेंगे गर्मी में, ठीक है, ये क्लियर बात है। अब बात आती है कि क्यों यूज करेंगे, तो इसलिए यूज करेंगे जो आपके पास क्ले पोट होता है ना, मिट्टी का जो बर्तन होते हैं, वो जैसे घड़ा हुआ या तो ग्लास हुआ, ठीक है ना,
तो उसमें जो क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन से क्या होता है, जो वाटर की कूलिंग है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, कॉज ऑफ कूलिंग किसके वजह से होता है, तो इवेपोराइजेशन की वजह से होता है, जिसका सही जवाब होगा कि हम क्ले पॉट का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्ले पॉट में रेट ऑफ इवेपोराइजेशन फास्ट होता है, जिससे वाटर कूल रहता है, ठंडा रहता है। क्लियर है, इतनी सी बात लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा 26, और 26 में आप देखेंगे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फिर हम लोग सेक्शन सी की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग देखेंगे 26 में आपके पास दे रखा है, एक गर्ल मास 35 kg, मास कितना दिया हुआ है 35 kg, runs up a ladder of 12 steps in 10 seconds. If the height of each step is 20 centimeter, find his power. ठीक है, और स्मॉल जी का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन आपके पास मास दिया हुआ कितना 35 kg। क्लियर है, आपके पास स्टेप्स क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास दे रखा है 12 स्टेप्स, और हाइट दे जो रखा है, हर स्टेप का जो हाइट है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से आप टोटल हाइट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल हाइट। टोटल हाइट कितना होगा 12 इंटू 20 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे, 12 इंटू 20 क्या होगा 240 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और आ जाएगा 2.4 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4, यहाँ तो नोट है। फिर आपके पास जी का वैल्यू दे रखा है, आप क्या करेंगे, आपको पूछा है क्या, पावर, क्या पूछा है, फाइंड हिज पावर। तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी इनटू टाइम। क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, mgh लगाएंगे, और टाइम तो आपके पास है ही। तो मास आपके पास 35, जी आपके पास 10, और ये h दिया हुआ वो 2.4 दिया है, और टाइम कितना टाइम लेता है तो 10। ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, पावर कितना होगा। ठीक है, 35, 10, इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो यहां से आएगा आपके पास 10, और 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 24 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की वजह से एक जीरो लगा लेंगे, तो ये जो आएगा पावर, पावर को किस में लिखते हैं, वाट में लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा, फिर से समझा दे रहा हूं। मास गिवन है 35, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 12, हाइट कितना है ईच स्टेप का 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितना हो जाएगा 12 इंटू 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। फिर आ जाती है पावर निकालना है, तो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी इंटू टाइम। यहाँ पे एनर्जी लेना है तो कौन सी एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और टाइम आपके पास दे रखा है, सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आइए इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट पे क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, और में एक क्वेश्चन पूछा है, और में पूछा है क्वेश्चन कि द वर्क डन बाय द फोर्स कैन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, गिव वन एग्जांपल ईच कंडीशन। मतलब या तो आपको ये न्यूमेरिकल करना है या तो और वाला सवाल करना, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो बोला गया है कि फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, जैसे कि आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की वजह से वर्क होता है, और वर्क कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो आपको पूछा है कि एक नेगेटिव वर्क का एग्जांपल दे और एक पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल दे। तो जब भी कोई बॉल को या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो वहां पे जिस फोर्स के साथ में उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव फोर्स। क्या कहते हैं, है ना, कि बॉल थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन बाय एनी फोर्स, दैट वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में कहीं वर्क होता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। आपने ऊपर फेंका था फोर्स लगा के और ऑब्जेक्ट कहां गया, ऊपर की तरफ, तब क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव वर्क हो गया। वहीं पे आप नेगेटिव वर्क का एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका किसी फोर्स के साथ, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ लाना चाह रही है, तो वो केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। एक फोर्स से आपने उसे ऊपर फेंका और दूसरा फोर्स वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों लिखेंगे, नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव, नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल आपके सामने रहेंगे।